वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके पास रेलवे की जो भर्ती आ रही है, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, जिसके अंदर जो आपके पास जो भी कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या उसका एज क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने अभी निकाली हैं और कितनी पोस्टें आगे बढ़ सकती हैं, कितनी पोस्टें बढ़ रही हैं, उसकी जो ऑफिशियल अपडेट है वो क्या है क्या नहीं है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो कि रेलवे की आपकी जो भर्ती है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है जो किसके द्वारा आरआरसी के थ्रू होती हैं, कौन सी जगह से आपको फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ से कट ऑफ कम रहती है ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम जो उस भर्ती प्रक्रिया की चर्चा कर लेते हैं। तो जो भर्ती जो आपके पास निकली है, जो रेलवे के अंदर जो आरआरबी के अंदर जो भर्ती निकली है, उसके अंदर जो आपके पास नोटिफिकेशन के अंदर जो अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने, और उसके अंदर जो पोस्टों की संख्या वो कितनी है, 32,438 पद हैं वो इस वैकेंसी के अंदर अभी तक सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन ये पदों की संख्या सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है कि भाई पदों की संख्या बढ़ सकती है। और उसके अंदर जो आपके पास, क्योंकि मैं खुद रेलवे के अंदर कार्यरत हूँ, तो जो ऑफिशियल अपडेट जो मतलब जो आपके पास बोले कि डिपार्टमेंटली जो आपके पास सूचना होती है, जो गुप्त सूचना होती है, उसके अंदर कितनी पोस्टें बढ़ाने की चर्चा चल रही है, उसके बारे में भी आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई पोस्टें अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन में कितनी जारी गई हैं और उसके बाद पोस्टें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, कहाँ, क्योंकि जो रेलवे के अंदर जो भर्ती है ग्रुप डी के अंदर 1 लाख के आसपास पद अभी खाली हैं। तो कितनी पोस्टें बढ़ रही हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने टेलीग्राम पे और ट्विटर पे खूब ट्विटर प्रोग्राम चलाए हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए भी सरकार ने पोस्टें बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन उसकी अभी तक ऑफिशियल नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया है। हाँ, उसका नोटिफिकेशन कुछ जो प्रेस नोट है वो जारी है, लेकिन उस प्रेस नोट के अंदर वैसे सरकार ने बताया है कि जो पोस्टों की संख्या है वो 32,438 से कितनी होने जा रही है, 58,242 पोस्ट है, मतलब 25,800 के समथिंग पोस्ट है। इसके अंदर 25,804 पोस्ट है वो बढ़ाने का निर्णय सरकार लेने उसने सरकार ने जो आपके जो भारत सरकार है रेलवे के अंदर, तो रेलवे के अंदर उसने अलग अलग जो आपके आरआरबी है उनसे इसके लिए सलाह मांगी है कि भाई आपके वहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं और कितनी बढ़ेगी। जिसके अंदर जो आपकी वर्कशॉप की पोस्टें हैं उसके अंदर जो पहले वाली जो वैकेंसी जो दे रखी है उसके अंदर इनकी बहुत कम पोस्ट है, तो उन पोस्टों को और कुछ जो पीयू लेवल की पोस्ट है वो इसके अंदर बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्वालिफिकेशन है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्या योग्यता दे रखी है। तो जो योग्यता दे रखी है, जो आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर इस क्या लिखा हुआ है, एक तो आपके पास लिखा हुआ है 10th पास, दूसरा उसके अंदर लिखा हुआ है आपके पास ITI, और तीसरी चीज लिखी हुई है NCVT से अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट। भाई ये क्या क्या होती हैं, तो आपके पास ये जो ऑप्शन में अगर आपके पास 10th पास है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। भाई 10th पास वाला जो विद्यार्थी हैं वो भी क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हो सकता है किसी ने ITI कर रखी है, क्योंकि ITI 8th पास भी होती है, तो ITI वाला भी उसके लिए एलिजिबल है। और ये जो NCVT मतलब भारत सरकार के अंदर जो आपके पास भारत सरकार का जो एक विभाग है वो क्या करवाता है, अप्रेंटिस का कोर्स करवाता है। भाई उसकी रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की 1 साल की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें अप्रेंटिस के अंदर कुछ सिखाया जाता है, तो वो भी इसके लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। भाई जो अप्रेंटिस है ना, ये जो NCVT अप्रेंटिस, तो ये जो अप्रेंटिस वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो जो अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ होता है
उसकी इस ग्रुप डी के अंदर पोस्टों का अलग से इनके पास क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। जो अप्रेंटिस वाले होते हैं इनका अलग से रिजर्वेशन होता है, इसलिए इनकी कट ऑफ भी दूसरों की तुलना में क्या जाती है, कम जाती है। तो अप्रेंटिस वालों के लिए तो इस बार गोल्डन चांस है, क्योंकि जब बहुत कम विद्यार्थी हैं अभी तक, तो अप्रेंटिस वालों का सिलेक्शन तो और भी इजी हो जाएगा। बाकी जो बच्चे हुए 10th पास वाले भी इसमें एलिजिबल हैं और ITI वाले भी एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ ना क्या है, अफवाह फैला रखी है, किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई बोल देता है कि भाई इसमें ITI से बिना ITI वाला फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन रेलवे ने इस चीज को कंप्लीटली स्पष्ट तौर पे बोल दिया है। क्योंकि बीच के अंदर ये चीजें आ रही थी कि भाई जो रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी की जो भर्ती नहीं निकलने वाली है उसके अंदर ITI वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये केवल अफवाह थी। बाकी RRB ने स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि भाई इसमें आपके पास कोई ITI होना कंपलसरी नहीं है। आप है ITI तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे जो रेलवे ग्रुप डी की बात करें, वैसे जो रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी शब्द है वो हटा भी दिया अपनी डिक्शनरी से, ठीक है ना। उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है, ग्रुप सी। और रेलवे के अंदर जो ये पोस्ट होती है वो लेवल 1 की पोस्ट होती है, तो ये जो पोस्ट हैं वो लेवल 1 की पोस्ट है। ग्रुप डी वर्ड रेलवे के द्वारा यूज ऑफिशियल रूप से यूज नहीं किया जाता है। ऑफिशियल रूप से ये पोस्टें सभी जो भी पोस्टें हैं वो ग्रुप सी के अंदर आती हैं और लेवल 1 के अंदर आती हैं। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है, और इसके अंदर जो उम्र का एज का क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में हम क्या क्या करने जा रहे हैं चर्चा। तो आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो कब स्टार्ट हो जाएंगे, 23 जनवरी को फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जनवरी को आवेदन प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। 23 जनवरी से आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 22 फरवरी। मतलब इस भर्ती के जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से शुरू होंगे और 22 फरवरी इसके क्या है, आपके अंतिम दिनांक है। इसलिए आप फॉर्म को समय पूर्व ही फॉर्म को भर, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो आप टाइम पे फॉर्म भर दें, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। तो ये तो क्या होगी आवेदन की अवधि। अब हम बात कर लेते हैं कि भी इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या है, भाई कौन सी एज वाले हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई किस एज वाले हैं वो इसके अंदर क्या है, एलिजिबल हैं। तो इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या है, 18 वर्ष से 36 वर्ष की आयु तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और वो जो ये एज का क्राइटेरिया है वो कब डेट है, 1/1/2025 को, कब 1 जनवरी 2025 को उसकी जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है 1 जनवरी 2025 को उसकी एज 18 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। फिर कुछ स्पेशल कैटेगरीज या आपको पता है जो आरक्षित वर्ग के जो कैटेगरी होती है उनको आयु सीमा में क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो उसके अंदर जो ओबीसी के स्टूडेंट्स होते हैं, ओबीसी के स्टूडेंट्स हो गए, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, तो उनको क्या होता है 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। मतलब उनके लिए एज का क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर जो आपके SC ST इनके जो कैंडिडेट होते हैं इनको क्या होता है, इसके अंदर 5 वर्ष की क्या मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया सेंट्रल की वैकेंसी में होता छूट का, जो अन्य वैकेंसियों में वही क्राइटेरिया इसके अंदर भी है। ठीक है, और इसके अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर किसी ने सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है
तो आप क्या करें भाई, ओबीसी का सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, वो इंग्लिश वाला, भाई सेंट्रल में इंग्लिश वाला होता है, स्टेट में हिंदी वाला होता है। अगर किसी ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लें, या आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया, पुराना हो गया, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, तो आप उस सर्टिफिकेट को क्या करवा लें, रिन्यू करवा लें। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी, या जो SC ST वाला है उसके लिए सर्टिफिकेट के आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसका कोई ईयर का क्राइटेरिया नहीं। ईयर का क्राइटेरिया आपके पास जो ओबीसी का हो गया, EWS का हो गया, उनका क्या होता है, ईयर का क्राइटेरिया होता है 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो होगी एज की बात, और कब, 1 जनवरी 2025 को ये एज का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अब हम आगे इस वैकेंसी के अंदर क्या बात करने जा रहे हैं भाई, एज के बाद इसके अंदर आपके पास आवेदन फीस, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं कि भाई आवेदन फीस कितनी लगेगी, शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो जो आपके पास इसके अंदर जो जनरल के स्टूडेंट हैं, EW, ठीक है, ओबीसी के स्टूडेंट्स हो गए, जनरल के, ओबीसी के, उनको लिए जो फीस का क्राइटेरिया है वो कितना है, 500 रुपये फीस पे करनी है, ठीक है। और जो अदर आपके पास SC ST के हो गए, या फीमेल हो गए, मतलब महिला हो गई, या आपके पास अदर कैटेगरी में चाहे EWS का हो, ओबीसी का हो, अगर उसकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है तो उन सब के लिए पीछे जो बच रखे हैं उनके लिए फीस कितनी है, 250 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, और इनके लिए कितना लगेगा, 500 रुपये। फिर इसके अंदर भी फीस रिटर्न होता है, फीस रिफंड की प्रक्रिया है कि अगर आपने आवेदन भरा है और आप जो रेलवे के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होती है CBT 1, अगर आप एग्जाम में उपस्थित होते हैं तो रेलवे आपको इसके अंदर 400 रुपये फीस वापस रिटर्न कर लेगी। इसका मतलब जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर जो आपकी अकाउंट की डिटेल पूछी जाती है वो सही भरें, ठीक है, तो आपको 400 रुपये फीस रिफंड होगी। कब होगी, जब आप एग्जाम दोगे। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो इसके अंदर आपको फीस रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो इसमें से आपको 400 रुपये फीस क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और जिनका 250 रुपये शुल्क लग रहा है उनको पूर्ण फीस जो आपकी है एग्जाम में बैठने के बाद वो आपके पास उसमें क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो कुछ चीजें, आवेदन फीस, शुल्क, एज का क्राइटेरिया हो गया, ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हम इसके पाठ्यक्रम की भी बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या पाठ्यक्रम है, कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसका पाठ्यक्रम के अंदर जो इसके अंदर प्रश्नों की संख्या होती है, किसकी, प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें कि भाई कितने प्रश्न एग्जाम के अंदर इसके अंदर पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, टाइम का क्राइटेरिया कितना है, उन सब के बारे में हम अभी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। भाई किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं प्रश्न और किस सब्जेक्ट से नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या, एक तो प्रश्नों की संख्या, दूसरा हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कितने अंक होते हैं, ठीक है, और समय की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास जो मैथ्स सब्जेक्ट हैं, जो गणित विषय का जो पोर्शन है उससे आपके पास इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या है वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 25 अंक के होते हैं, ठीक है, 25 प्रश्न और 25 अंकों के। उसके बाद जो आपका साइंस का पोर्शन है, विज्ञान का, जो भाई मैथ्स भी 10th लेवल की और साइंस भी आपके 10th लेवल तक की, उसके अंदर प्रश्नों की संख्या 25 होती है और 25 अंक के होते हैं सवाल। फिर उसके बाद जो आपका रीजनिंग वाला जो टॉपिक है उस रीजनिंग से आपके पास इसके अंदर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं,
ठीक है, और अंक भी 30 अंक होते हैं। फिर आपके पास जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक हो गया, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता, जिसमें जीके का पोर्शन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, उन सब से 20 प्रश्न करंट समेत 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होगी? 20। मतलब टोटल एग्जाम के अंदर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के होते हैं? 100 अंक के होते हैं और 100 ही प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। और जो समय है वो इसके लिए कितना होता है? 90 मिनट का समय है वो दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 90 मिनट के अंदर आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। बाकी इस टॉपिक के अंदर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अगली जो क्लास होगी, जो अगला जो आपके पास वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे भी अगली क्लास के अंदर कि आपके पास कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछली वैकेंसी जो थी, जो 2019 की वैकेंसी थी, उसके अंदर आपके अलग अलग बोर्ड से क्या कट ऑफ रही थी। अब आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें जहां आपको कट ऑफ कम मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो के अंदर, और जो भी आपके पास जो आवेदन फॉर्म भरो उसमें क्या क्या डिटेल भरनी है, किस किस मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो। ये सब चीज़ें जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले इन सब का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिसके आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। प्लस इसके अंदर आपको अभी भी डाउट होगा कि CBT 1 और CBT 2, ठीक है ना। अभी रेलवे के अंदर जो ये वैकेंसी, जो पिछली वैकेंसी थी उसके अंदर केवल एक ही परीक्षा आयोजित हुई थी CBT 1, लेकिन इसके अंदर सरकार अभी सोच रही है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों का रेलवे सोच रहे हैं कि 2 मोड में पेपर करवाएं। लेकिन जहां तक लगता है वापस रेलवे अपना डिसीजन केवल CBT 1 पे लेगा कि एक ही एग्जाम के अंदर आपको क्या किया जाएगा इसके अंदर। तो बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें उनका मैं अलग से स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और आप अपना जो यहाँ पे आपको जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर, इसके अंदर जो वीडियो के लिंक आप कमेंट डाल सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर भी आप अपने, तो आप कमेंट डाल सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ में डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस वैकेंसी रिलेटेड आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, आगे हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।